तो आज ग्लोबलाइजेशन के अंदर बात होगी नेशनल सिक्योरिटी की, मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा की। हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ा है, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने ये जो नेशनल सिक्योरिटी का फिनोमिना है इसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डाला है, उस चीज़ की यहाँ पे बात होगी। जैसे कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर असर डाला है। हमने सोशल एस्पेक्ट देखा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा, हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखा, साथ ही साथ हमने जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखी, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ क्रिएट की है, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अपना असर डालता है, और इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ग्लोबलाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी को समझने के लिए, इन दोनों के रिलेशनशिप को समझने के लिए कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, किस हद तक एक दूसरे को जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये डिस्कस करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है। जैसे कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन होता है इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग देशों का इंटरकनेक्ट होना, साथ ही साथ अलग अलग देशों का इंटरडिपेंड होना एक दूसरे के ऊपर, साथ ही साथ अलग अलग देशों का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, कल्चरल बेसिस के ऊपर, सोशल बेसिस के ऊपर, एक दूसरे देश में जो है ट्रेड का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना, टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ होना, फ्री फ्लो ऑफ सोशल आइडियाज़, कल्चरल आइडियाज़ होना, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होना, टेक्नोलॉजी होना, उसके साथ ह्यूमन लेबर होना, ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और साथ ही साथ कोई भी देश जो है वो कहीं पे अकेला नहीं होता कि वो किसी दुनिया के साथ कांटेक्ट नहीं रखेगा। अगर कोई देश अपने आप को क्लोज कर देता है, कहता है कि मैं पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर नेशन टू सर्वाइव। कैसे सर्वाइव करेगा वो? हर एक चीज तो अपने देश के अंदर पैदा नहीं कर सकता ना। वो कुछ चीजें होंगी जो उसको बाहर के देशों से मिलेंगी। अब हिंदुस्तान अपना तेल नहीं पैदा कर सकता ना, हमारे पास नहीं है तेल, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो कहां से लाएंगे हम लाएंगे ना सऊदी अरबिया से। अगर हमने कोई कनेक्शन ही नहीं रखा है सऊदी अरबिया के साथ तो कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारे यहाँ तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो गाड़ियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है आज के इस फेज के अंदर, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आज के मॉडर्न एरा के अंदर कुछ देश जो है वो हर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। हो सकता है हिंदुस्तान में कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार होती है उन चीज़ों की, जैसे यहाँ पे मसाले हैं, लेकिन यहाँ पे तेल नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी ना। और हो सकता है बाहर के देशों में वहाँ पे मसाले ना होते हों, तो यहाँ से वहाँ भेजने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सारे देश जो हैं वो आपस में मिल बांट के खाएंगे, राइट, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब हमें ये समझना है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी होती है राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट कर देने से, राष्ट्रीय सुरक्षा कह देने से आप समझ नहीं पाओगे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। तो हमें नेशनल सिक्योरिटी को भी विस्तार से यहाँ पे डिस्कस करना होगा, और खास करके जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं ना, हमें हर एक शब्द को जो है वो विस्तार से चर्चा उसके ऊपर करनी चाहिए। हर एक शब्द के पीछे काफ़ी डीप मीनिंग्स जो है वो घुसे होते हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लिबरलिज्म हो, राइट्स हो, लीगल राइट्स हो, फंडामेंटल राइट्स हो, हर किसी चीज़ की एक विस्तार में एक डेफिनेशन होती है। तो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी है तो क्या सिक्योरिटी का मतलब क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जब मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात करता हूँ, इट मीन्स नेशनल सिक्योरिटी मीन्स इट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट to protect its citizens from any kind of threats and crises from external and internal factors। मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेट की, एक देश की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश के लोगों को बचा सकें किसी भी एक एक्सटर्नल थ्रेट से या फिर इंटरनल थ्रेट से। मतलब कि मान लो बाहर से कोई देश हमारे ऊपर अटैक कर लेता है, कोई एक्सटर्नल चीज़ हमारे ऊपर एग्रेशन कर देती है, कोई बाहर से हमारे ऊपर जो है वो अटैक कर देता है, तो उस चीज़ से भी हमारे यहाँ के लोगों को बचाना है, ये सरकार की या फिर स्टेट की या फिर जो हम देश कहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ अगर कोई इंटरनल फैक्टर है, अगर देश के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, देश के अंदर कोई रिविलियन हो जाता है, देश के अंदर इंटरनल एग्रेशन हो जाता है, देश के अंदर
अंदर ही एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ उभरने लगती हैं, देश के अंदर ही जो है ड्रग्स की सप्लाई चल रही है, देश के अंदर ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वहाँ से भी लोगों को, अपने सिटीजन्स को बचाना है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट मतलब हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे देश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। मतलब कि बेसिक लेवल पे हम यही नेशनल सिक्योरिटी को मानते हैं। मतलब कि हमारे देश के नागरिकों को बाहर के किसी एग्रेशन से, बाहर के किसी अटैक से, बाहर के किसी थ्रेट से और अंदर के किसी थ्रेट से बचाना है। ये होता है नेशनल सिक्योरिटी। उसी के साथ इसके अंदर ये भी आता है, इट आल्सो इंक्लूड्स टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। मतलब कि हमारे देश को बाहर के चैलेंजेस और थ्रेट्स से भी बचाना है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हमारी टेरिटरी को कब्जा ले, ऐसा ना हो कि चाइना हमारे ऊपर बम ठोक दे, ऐसा ना हो कि अमेरिका हमारे लोगों को प्रताड़ित करे, ऐसा ना हो कि चाइना जो है हमारे यहाँ के सारे एरियाज को अपने नाम कर दे। मतलब कि हमारे देश को बाहर के थ्रेट से भी बचाना है, चैलेंजेस से भी बचाना है। ऐसा ना हो कि बाहर से ड्रग्स सप्लाई होते हो हमारे देश के अंदर, बाहर से जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे आती हो, मिलिटेंट्स आते हो, टेररिस्ट आते हो, तो उस चीज़ से भी हमारे देश को बचाना है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी हम नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ना, ये पहले मेनली फोकस रहता था कि बाहर के कोई थ्रेट ना हो, कोई मिलिट्री का अटैक ना हो जाए, बाहर से कोई देश हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। इसलिए हमारे देश के नागरिकों को या फिर हमारे देश को बाहर के जो अटैक हमारे ऊपर होंगे या फिर अंदर के कोई अटैक होंगे, खास करके मिलिट्री के अटैक, आर्मी के अटैक, बाहर की किसी क्या बोलते हैं मिलिट्री के अटैक हमारे देश के ऊपर ना हो, इस चीज़ से हमारे देश को बचाना है। लेकिन आज अगर मॉडर्नाइजेशन की आप बात करें, आज अगर प्रेजेंट एरा की अगर आप बात करें, तो आज जो नेशनल सिक्योरिटी का मीनिंग है ना, वो चेंज हो गया है। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल बन जानी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे शूट गए तो फिर हर जगह पे शूट गए। मैं ये कह रहा हूँ, पहले नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना सा होता था कि बाहर से कोई आर्मी अटैक ना कर दे, अंदर कहीं पे लोगों के ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, बाहर से हमारे देश को कोई कब्जा ना ले, बाहर से कोई देश हमारे ऊपर कंट्रोल ना कर ले। पहले नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये होता था। आज नेशनल सिक्योरिटी का मतलब बहुत ब्रॉड हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। आज नेशनल सिक्योरिटी के अंदर और भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ये नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। मतलब आज का कंसेप्ट, मॉडर्न बेसिस का कंसेप्ट है, नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट हुआ करता था, ये कंसेप्ट होता था ट्रेडिशनल बेसिस का, पहले का कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है आज के कंसेप्ट में, सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब कि लोगों को भी बचा के रखना है, लोगों की सिक्योरिटी भी यहाँ पे आवश्यक है। उसी के साथ साथ फ्रॉम थ्रेट्स ऑफ पॉवर्टी, लोगों को किस तरह से बचाना है, लोग गरीब ना हो, गरीबी से भी मुक्ति दिलाना, ये भी नेशनल सिक्योरिटी का एक पार्ट है। मतलब कि एक देश के अंदर गरीबी ना हो, गुर्बत ना हो, मुफलसी ना हो, उससे भी वहां के सिटीजन्स को बचाना, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद इसके अंदर आता है इलिटरेसी। एक देश के अंदर अनपढ़ता ना हो, सभी लोग पढ़े लिखे हों। अगर एक देश के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है, लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी हाई है, अनपढ़ता काफ़ी है, तो वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी है, वो भी एक चैलेंज है हमारे देश को, वो भी दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद इसके अंदर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी भी एक थ्रेट है हमारी नेशन के लिए और वो भी एक पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी का। एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, गरीब को दबाया जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिल रही, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। गरीबों को दबाया जा रहा है, गरीबों को जो है उनका शोषण किया जा रहा है, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। सो व्हाट आई मेंट टू से दैट एक्सप्लॉयटेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। When it comes to national security, it also includes exploitation. उसके बाद इसके अंदर ह्यूमन राइट्स आते हैं। हर एक व्यक्ति के पास राइट्स हो, मेरे पास जीने का अधिकार हो, मेरे पास हर कुछ करने की आज़ादी हो, मेरे पास बोलने का अधिकार हो, ये भी तो नेशनल सिक्योरिटी है। आज के ज़माने में इस चीज़ को भी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर डाला जाता है। उसके बाद इसके अंदर आता है वायलेशन, वही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सिविल वॉर्स, मतलब कोई अंदर जनता का विद्रोह हो जाता है, वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। और टेररिज्म तो है ही, मतलब आतंकवाद अगर फैल जाता है वो भी नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। सो मैं यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले नेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता था कि सिर्फ
हमारे देश को किसी बाहर के अटैक से बचाना है, मिलिट्री का अटैक ना हो जाए, कोई बाहर से हमारे देश को कब्जा ना ले, अंदर से हमारे देश को कोई खा ना ले, हमारे देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधियां ना हों जिससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर फर्क पड़े, हमारे देश की सोवरेनिटी के ऊपर फर्क पड़े। लेकिन आज नेशनल सिक्योरिटी का मतलब बहुत अलग हो गया है। आज अगर एक देश के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो भी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज है। मतलब फिर हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के आगे थ्रेट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असर डाला है, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का सिक्योरिटी के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इंपैक्ट पड़ा है, उस चीज की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असर डाला है, किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड काफी सारे थ्रेट्स हमें देखने को मिले हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को जो है काफी सारे थ्रेट देखने को मिले हैं। किस तरह से मिले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप सबको पता ही होगा, बेरोजगारी। बेरोजगारी एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। अब आप सोचेंगे बेरोजगारी का क्या लेना देना नेशनल सिक्योरिटी के साथ, तो मैंने आपको समझा दिया कि जो नेशनल सिक्योरिटी है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बेरोजगारी भी आती है। बेरोजगारी भी राष्ट्र सुरक्षा को एक थ्रेट है, एक चैलेंज है, वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्लोबलाइजेशन से कैसे बढ़ी है वो हमें डिस्कस करना है, और उसके बाद ये जो है नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्लोबलाइजेशन से क्या लेना देना है? तो जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूँ, काफ़ी सारे अमीर देश जो हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, जिनके हाथ में सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF पे उनका दबदबा चलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे उनका दबदबा चलता है, UNO पे उनका दबदबा चलता है। तो ये जो अमीर देश हैं, अमेरिका, यूरोप के देश, ये जो हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ हैं, ये खुद तो अमीर हो रही हैं, इनके पास तो वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, इनके देश के अंदर रोजगार है, वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है। लेकिन जो गरीब देश हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का काम ये कंट्रीज करती हैं। किस तरह से करती हैं? ये उन देशों को जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, फूड एड प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनको देते हैं, और उसके बदले में इनसे काफ़ी सारी कंसेशंस लेते हैं। इसके बदले में उनकी इकोनॉमी को वहाँ पे ओपन करवाते हैं, अपनी कंपनीज वहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, MNCs और TNCs वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। वहाँ का सारा रॉ मटेरियल वहाँ से सस्ते दामों में लेते हैं, लेबर सस्ते दामों में लेते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, और वही चीज़ उन्हीं लोगों को बेच देते हैं 10-12 गुना ज़्यादा दामों के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ पे वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं अमीर देश गरीब देशों की। उससे वहाँ पे बेरोजगारी क्रिएट होती है। कैसे होती है? कंपनीज आ गई बाहर के देशों की, पैसे वहाँ से वो लूट के ले गए सारे बाहर के देशों में। गरीब देश जो है वो अपनी कंपनीज बाहर के दूसरे देशों में सेटअप नहीं कर सकते हैं, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो ग्लोबलाइजेशन ने बेरोजगारी को बढ़ाया। क्या किया? ग्लोबलाइजेशन ने बेरोजगारी को बढ़ाया, और बेरोजगारी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है, एक चैलेंज है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने बेरोजगारी को ग्लोबलाइजेशन के साथ रिलेट क्यों किया। हम पढ़ ही यहाँ पे ये रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी का क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे को कैसे अफेक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो मैं ऐसे बोल देता आपको कि बेरोजगारी जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो अलग अलग चीज़ों से होती है। ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं जिक्र नहीं करता तो उससे बात बनती नहीं। बात कब बनेगी? जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक बेरोजगारी आई, और बेरोजगारी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट हो गई। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि बेरोजगारी जो है वो ग्लोबलाइजेशन से क्रिएट हुई है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चीज़ें हुई हैं और वो किस तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है क्लाइमेट चेंज। क्या ग्लोबलाइजेशन से क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है? क्या हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से? जब बाहर के अमीर देश गरीब देशों के अंदर अपनी कंपनीज लगाते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, काफ़ी सारा धुआं वहाँ पे निकलता है, एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो क्या उससे वहाँ के इन्वायरमेंट के ऊपर असर नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वहाँ का इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, वहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। साथ ही साथ आप आज के ज़माने में देख रहे होंगे काफ़ी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, डेवलपमेंट का दौर है। लद्दाख में आप देख लीजिए, वहाँ पे किस तरह से पहाड़ों को खोदा जा रहा है।
आपने उत्तरकाशी में देखा होगा, टनल निकाल रहे थे वहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हंसदेव के जंगलों को काटा जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। ये सब ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है। और ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिना की वजह से पहाड़ों को खोदा जा रहा है, पहाड़ों के अंदर से माइनिंग करके वहाँ से सारे के सारे मटेरियल्स जो हमारे मिनरल्स हैं उनको निकाला जा रहा है, हमारे फॉरेस्ट्स जो है उनको काटा जा रहा है, हमारे पानी को पल्यूट किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन को रिलीज किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, उससे जो है क्या बोलते पल्यूशन हो रहा है। तो ये किसका असर है, ये इसका ग्लोबलाइजेशन का असर है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे डिमांड काफ़ी सारी चीज़ों की है, लोगों को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जिसकी सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सप्लाई कम है जब, तो काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है, एक्सेसिव जो है वो कल्टीवेशन की जाती है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है एक्सेसिव अमाउंट में। मतलब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करने लग पड़ते हैं। हम जो है डेवलपमेंट करने के नाम पे जो है हम लद्दाख को खोद देते हैं, वहाँ से माइनिंग करते हैं, वहाँ के ग्लेशियर्स को पिघला दे रहे हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ा है। और क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, डिफॉरेस्टेशन जो है, ये सब नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज है, थ्रेट है। उसके बाद इसके अंदर आता है टेररिज्म। क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेररिज्म नहीं बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आप यहाँ से किसी भी देश में जा सकते हो, कोई भी देश यहाँ पे आ सकता है। साथ ही साथ आप इंटरनेट का यूज़ करके एक दूसरे देश की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही साथ आप हैकिंग का इस्तेमाल करके, आज के ज़माने में आपको पता होगा हैकर्स होते हैं, तो क्या करते हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरे देश के सिस्टम को ही हैक कर देते हैं। तो ये जो टेररिज्म है, ये जो आतंकवाद है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से और फैला है, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी मिली है और इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को और फैलाया है। आप देख रहे होंगे ISIS हो गया, अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया। तो किस तरह से ये जो टेररिज्म है, ये जो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, इनको टेक्नोलॉजी मिली, इन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को एडवांस किया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज हुआ। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू गाइस कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इससे टेररिज्म को बढ़ावा मिला है। टेररिज्म को जब बढ़ावा मिला है तो टेररिज्म के थ्रू क्या होने लगा, अलग अलग देशों की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ने लगा, उसको थ्रेट होने लगा। उसके बाद इसके अंदर आता है सिसेशनिज्म। ग्लोबलाइजेशन ने सिसेशनिज्म की मूवमेंट्स को इनेबल किया है। सिसेशनिज्म सबसे पहले होता क्या है, सिसेशनिज्म होता है, मान लो हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है पंजाब चाहता था कि वो हमारे हिंदुस्तान के साथ नहीं रहे, हम अलग होना चाहते हैं, दैट इज सिसेशनिज्म। जैसे हमारा हिंदुस्तान जो है वो 1947 से पहले हमारे साथ बांग्लादेश हुआ करता था, पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये दोनों देश जो है सिसीड हो गए, बांग्लादेश भी चला गया, पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे तमिलनाडु चाहता था कि उनका एक अलग द्रविड़स्तान बन जाना चाहिए, उनको एक अलग देश दे देना चाहिए, दैट इज सिसेशनिज्म। सिसेशनिज्म का मतलब हो गया कि कुछ एक पर्टिकुलर लोग जो है, एक एरिया जो है वो एक देश से अलग होना चाहता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिसेशनिज्म बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग देशों के संबंध बढ़े हैं, राइट, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। तो जो अमेरिका जैसे देश है या फिर जो अलग अलग देश हैं, वो दूसरे देशों को जो है वो बहकावे में ले लेते हैं, कहते हैं कि तुम उनके साथ लड़ाई करो, कहो कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। यही तो हो रहा है कहाँ पे, यूक्रेन और रशिया के साथ। अमेरिका जैसे देश जो है वो रशिया यूक्रेन को बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बस आज़ादी का ये जो आंदोलन है ये लड़ो, राइट। हमास और इजराइल में क्या हो रहा है, तो कुछ देश जो है वो एक साइड हो जाते हैं, कुछ देश एक साइड हो जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो मूवमेंट्स चल रही है, ताइवान को जो है चाइना से आज़ाद करवाना है, अलग करवाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये चीज़ जो है ग्लोबलाइजेशन से बड़ी है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। और उसी तरह से सिसेशनिज्म जो है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है, एक चैलेंज है। उसके बाद इसके अंदर आता है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी भी एक थ्रेट है, एक चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी को। लेकिन इंसर्जेंसी होता क्या है, इंसर्जेंसी होता है एक देश के अंदर विद्रोह हो जाना। जैसे कि हमारे नागालैंड के अंदर विद्रोह चल रहा था, हमारे पंजाब में एक टाइम पे विद्रोह चल रहा था। मतलब कि अंदर के लोग जो है रिवॉल्ट कर देते हैं, अंदर के लोग, एक देश के अंदर के लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं उनकी, और फिर वो विद्रोह कर देते हैं, उसको हम इंसर्जेंसी कहते हैं। तो इंसर्जेंसी की वजह से भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है असर डला है, एक थ्रेट
फेस किया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी ने। और इंसर्जेंसी जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बाहर के देश हैं वो भी जो हमारे देश के अंदर जो लोग इंसर्जेंसी कर रहे होते हैं उनको जो है वो वहाँ से हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एड ग्रांट करते हैं, राइट। वो कहते हैं कि तुम करो विद्रोह अंदर, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है अल्टीमेटली। उसके बाद इसके अंदर आता है टेक्नोलॉजिकल इनसिक्योरिटी। टेक्नोलॉजिकल इनसिक्योरिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब कि ये जो हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी उभर के आई है, और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट भी है पूरी दुनिया के लिए। हर किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए अगर वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बुरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी को 2, 4, 10, 12 जो अमीर देश हैं उन्होंने डोमिनेट करके रखा हुआ है। आपने कभी सुना है कि किसी अफ्रीका के देश ने टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कमाल कर दिया? नहीं सुना होगा। आपने हमेशा यही सुना होगा कि चाइना ने ये टेक्नोलॉजी लाई, अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी लाई, और साथ ही साथ यूरोप ने ये टेक्नोलॉजी लाई। गरीब देश टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एआई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यूरोप की, ये बेस्ट की। उसके बाद अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की बात करोगे ये बेस्ट के। एमएनसीज और टीएनसीज की बात करोगे ये बेस्ट के। सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स वहाँ की, नासा वहाँ का, तो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के अंदर बेहतर कौन कर रहा है? हैंडफुल ऑफ कंट्रीज कर रही है, गिने चुने देश कर रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी हर एक देश के लिए इंपॉर्टेंट है और गिने चुने लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल है, तो जो गरीब देश हैं वो इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, इनके टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। और जब ये उनसे टेक्नोलॉजी मांगेंगे तो इन देशों को काफ़ी सारे पैसे उनको देने पड़ेंगे, कंसेशंस देने पड़ेंगे, उनकी कंपनीज को अपने देश के अंदर अलाउ करना होगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ही देशों ने डोमिनेट करके रखी हुई है। उसके बाद इसके अंदर आता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स का क्या मतलब है? मतलब जब से ग्लोबलाइजेशन आया तब से क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश में आना आसान हो गया है। मतलब कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स होने लगी। मतलब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लोग आ सकते हैं, हिंदुस्तान से बांग्लादेश में लोग जा सकते हैं। इससे क्या हुआ, इलीगल मूवमेंट्स हो गई लोगों की, रेफ्यूजीज वगैरह आने लग पड़े बाहर से, इधर यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ये भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक चैलेंज है। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्म्स एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग। मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग देश जो है हथियार सप्लाई कर रहे हैं, राइट, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। पंजाब में आप न्यूज़ में देखते होंगे कि इतने किलो हीरोइन पकड़ा गया, इतने किलो जो है ड्रग्स भेजा जा रहा था पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा, ड्रोन के ऊपर उसको जो है पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। तो ये जो ड्रग्स का और ये जो आर्म्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है, ये जो हथियारों की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनकी सप्लाई होना और ज़्यादा बढ़ गई है, और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक चैलेंज है। उसके बाद इसके अंदर आता है ग्लोबल पॉवर्टी। हमारी पूरी दुनिया में आज गरीबी है, और खास करके जो साउथ के देश हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, वहाँ पे काफ़ी गरीबी है। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, वो कहता है कि 518 मिलियन लोग जो है ना एशिया के, वो अंडर न्यूरिश्ड हैं। मतलब कि 1518 मिलियन पीपल जो है एशिया के अंदर जो रह रहे हैं वो अंडर न्यूरिश्ड है। अंडर न्यूरिश्ड का मतलब हो गया उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और वो जा तो कोई काफ़ी पतला है या काफ़ी मोटा है, बच्चों को खाना ही नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद इसके अंदर आता है 22,000 चिल्ड्रन डाइंग ईच डे टू बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। 22,000 चिल्ड्रंस जो हैं, 22,000 बच्चे जो हैं हर दिन हमारी दुनिया में गरीबी की वजह से मर जाते हैं। उसके इस तरह से ग्लोबल पॉवर्टी बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कैसे बढ़ी है? मैंने आपको बताया कि ये जो रिच कंट्रीज हैं पोर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं, यहाँ से सारे पैसे छीन रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास, एमएनसीज टीएनसीज इनके पास, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इनके पास, पैसे इनके पास। उसके बाद ये वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ की वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे हैवॉक क्रिएट करते हैं, उनके इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड करते हैं, वहाँ पे उनकी ज़मीन को भी खराब करते हैं, उनके हवा को भी खराब करते हैं, उनकी जो पानी है उसको भी खराब करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है रिच पोर डिवाइड। रिच पोर डिवाइड का यहाँ पे क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है पूरी दुनिया गरीब और अमीर दो हिस्सों में बट गई है। जो हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन है वो अमीर है, और जो साउथ वाला पोर्शन है वो गरीब है। और खास करके जो वेस्ट और यूरोप के देश हैं ये काफ़ी अमीर हैं। और अफ्रीका में देख लो, लैटिन अमेरिका में देख लो, यहाँ पे इतनी गरीबी है। तो गरीबी पैदा हुई है, क्यों हुई है? मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सारे के सारे एमएनसीज और टीएनसीज अमीर देशों के पास, अमीर देशों ने कंट्रोल किए हुए हैं। सारे के सारे वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस अमीर देशों के द्वारा कंट्रोल किए गए हैं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी उनके द्वारा कंट्रोल की गई है। इस तरह से वो एक्सप्लॉइट करते हैं गरीब देशों को। उसके बाद इसके अंदर आता है साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स का मतलब क्या हुआ? आज आप देख रहे होंगे कि डेटा को चोरी किया जा रहा है, किसी के सिस्टम को हैक किया जा रहा है, किसी इंफॉर्मेशन को लीक किया जा रहा है, किसी लड़की का एमएमएस वायरल हो जाता है, किसी को जो है ब्लैकमेलिंग होती है, किसी को इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो थ्रेट्स हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, ये बड़े हैं किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया? हमने ये एक्सप्लेन किया कि ग्लोबलाइजेशन से नेशनल सिक्योरिटी को क्या चैलेंजेस हैं, क्या थ्रेट्स हैं,
क्या थ्रेट्स और चैलेंजेस आए हैं नेशनल सिक्योरिटी को ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो यही हमने डिस्कस करना था इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।